नाड़ी परीक्षा विषयक वेबिनार में आप सबका मनपूर्वक स्वागत। मैं सबसे पहले हमारे भाई जी श्री पवन जी का मन से धन्यवाद करता हूं कि ये मौका उन्होंने हमें दिया। साथ में मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च सोसाइटी का भी आभार व्यक्त करता हूं, साथ में बंग वैद्य सभा का भी आभार व्यक्त करता हूं, झंडू इमामी दोनों का, क्योंकि उसके सिवा ये सेमिनार ना संभव हुआ होता, ना आप सबसे बात करने का मौका हमें मिला होता। आशा करता हूं कि ये आने वाले दौरान किसी कारणवश जो हमारा वीडियो चल नहीं रहा है वो चालू हो जाए और आपको दिख सके। सबसे पुरानी रुग्ण चिकित्सा निदान पद्धति है, ऐसा अगर मैं कहूँ तो वो झुठला नहीं पाएंगे। आदिम काल से, वेदों के काल से भी अगर देखने का प्रयास करें तो नाड़ी परीक्षा करते हुए नाड़ी परीक्षा के उल्लेख हमें मिलते हैं। अमूमन ये माना जाता है कि बृहत्त्रयी जो चरक सुश्रुत और वाग्भट है वहां पर नाड़ी परीक्षा बिल्कुल नहीं बताई गई है। ऐसी बात नहीं है। चरक के समकालीन अगर हम हमारे भारत की परिस्थिति देखते हैं तो सारंगधर के बाद मिलता है नाड़ी परीक्षा। हमें बहुतायत में अगर देखने को मिलती है तो वो चाइना में ज्यादा डेवलप्ड मिलती है। बराबर ये पर नाड़ी परीक्षा होती थी। मैंने जब से नाड़ी परीक्षा पे काम करना शुरू, नाड़ी परीक्षा सीखी और नाड़ी परीक्षा को सिखाना शुरू किया, उसके लिए रिसर्च करना शुरू, ये सब चीजें ध्यान में आई और ये भी ध्यान में आया कि अगर नाड़ी परीक्षा का सटीक और बहुतायत में कहीं काम होता होगा तो आप जैसे ही एडवांस होते मेडिकल साइंस, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आए, ईसीजी आया, 2D इको आया, वैसे वैसे डॉक्टरों ने, मैं वैद्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, नाड़ी परीक्षा छोड़ दी। और आज के तारीख में अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं तो पल्स इज ओनली ऑब्जर्व्ड बाय नर्सेस, नॉट बाय द डॉक्टर। अब परीक्षा के आयुर्वेद विधा की बात करते हैं तो नाड़ी परीक्षा के बारे में यहाँ के जनमानस में, भारत के जनमानस में इतना, वही जो नाड़ी परीक्षा करना जानता है, जो नाड़ी परीक्षा करना नहीं जानता है उसे वैद्य के रूप में ना सम्मान मिलता है ना अधिकार। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये नाड़ी परीक्षा इतनी प्रचलित है, उसके बावजूद कहीं भी ये पढ़ाई क्यों नहीं जाती। वैद्य, किसी की भी वैद्य के पास जाओ आपको मिलेगा कि वो नाड़ी परीक्षा करता जरूर है, और जब बात पढ़ाने की आएगी तो पढ़ाने की बात वो बिल्कुल कतरता है। उसका कारण यही होगा कि ये नाड़ी परीक्षा जो है वो गुरु परंपरा अनुसार, अपने विदेश प्रदेश के अनुसार, अपने कुल के अनुसार अलग अलग पद्धति से की जाती है, और इसमें एक वाक्यता न होने के कारण से, और वैद्य अगर किसी भाषा में समझाना चाहता है तो लोगों को ये लग सकता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए शायद नाड़ी परीक्षा नहीं सिखाई जाती है। सो अगर ये बात आती है कि नाड़ी परीक्षा अलग अलग पद्धति से, मैं वही बात कर रहा था कि आपने भारत के तकरीबन 100 बड़े नाड़ी वैद्यों से मुलाकात की, उनसे नाड़ी परीक्षा सीखने का प्रयास किया, और एक चीज बड़ी मजेदार हमारा कि नाड़ी परीक्षा का बेसिक स्ट्रक्चर सब जगह पर एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। नाड़ी देखने के अनेक स्थान है। अगर हम शरीर की बात करें तो शंख प्रदेश से लेकर नासा मूल से लेकर कंठगत नाड़ी है, कक्षागत नाड़ी है, कर्पूरगत नाड़ी है, जानुगत नाड़ी है, गुल्फगत नाड़ी है या पादगत नाड़ी है, इतने सब जगह पर नाड़ी परीक्षा की जा सकती है। परंतु नाड़ी परीक्षा करने के लिए सबसे साधारण और सबसे सामान्य रूप में अगर हम कोई स्थान को देखते हैं तो वो स्थान हमें रेडियल आर्टरी पर मिलता है, अंगुष्ठ मूल के नीचे हस्त में, अंगुष्ठ मूल के नीचे हस्त में जो नाड़ी देखी जाती है वो स्थान अनडिस्प्यूटेड स्थान है। सब जगह पर अगर कोई भी कहा भी नाड़ी परीक्षा करता हो या रुग्ण भी आता है तो हाथ आगे करेगा, भाई मेरी नाड़ी देखो। तो ये नाड़ी देखने का ये जो स्थान आया है, ये स्थान क्यों आया होगा, इसका जब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं तो इसकी एनाटॉमी हमारे ध्यान में आती है।
ब्रैकियल आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक अंगूठे के तरफ से रेडियल आर्टरी के रूप में जाती है और छोटी उंगली की तरफ से पहले वाला 2/3 पोर्शन जो है वो फेशिया के नीचे से मसल के बीच में से होके एक्सेसिबल एरिया बनता है। दैट इज द ओनली सबक्यूटेनियस आर्टरी इन द बॉडी, रिमेंबर। अब ये अपने शास्त्रकारों को पता था या नहीं था, ये इसका कहना तो बड़ा मुश्किल था, पर जो स्थान उन्होंने बताया है वो स्थान निश्चित रूप से ये कहता है कि दैट इज द मोस्ट सुपरफिशियल आर्टरी इन द बॉडी। ये मोस्ट सुपरफिशियल आर्टरी होने का सबसे बड़ा फायदा जो है, सबसे बड़ा फायदा जो है, वहां पर स्किन के सिवा कोई हिस्सा बीच में नहीं आता है। तो चूंकि स्किन के सिवा नहीं आता है तो ये नाड़ी के लिए देखने का सबसे उत्कृष्ट स्थान बनता है। इसमें और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जब चलती है नाड़ी लोअर 1/3 में, आर्म के लोअर 1/3 में जब ये नाड़ी चलती है, वो सबक्यूटेनियस तो है ही, एक और चीज उसके साथ है, वो रेडियस के फ्लैट सरफेस के ऊपर से चलती है। वो हमें नाड़ी को जो दबाने की प्रक्रिया है उसमें सहायकारी होती है। अगर नाड़ी किसी मसल पे चलेगी या एम्प्टी प्लेस पे चलेगी तो नाड़ी दबाएंगे तो वो नाड़ी हमारे उंगली के प्रेशर के साथ हिल जाएगी, वो हिले नहीं। इसलिए यहाँ पर नीचे बोन के ऊपर से वो नाड़ी चलती है और स्किन के बिल्कुल नीचे है। एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। जब ये नाड़ी पियर्स करके सुपरफिशियल फेशिया को पियर्स करके ऊपर की तरफ आती है तो ये तो रिस्ट से होते हुए अंगूठे के नीचे से आर्च बनाकर पाम से जाती है, तो रिस्ट के जो बैंड है वो भी उसे पकड़ते हैं। तो एक बार नीचे पकड़ लिया है जहां पर वो पियर्स करके फेशिया को आती है, और दूसरी बार जो बैंड पर पकड़ी गई है, तो ये नाड़ी उस फ्लैट सरफेस ऑफ रेडियस पर फिक्स बनी रहती है। अगर हम रेडियस कैरोटिड को दबाने की, उसके नीचे कोई सरफेस नहीं है, अगर थोड़ा भी दबाव दे तो हमें लगेगा कि कोई हमारा गला रोंद रहा है, सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर हम 3 उंगलियां शंख प्रदेश पर रखेंगे तो शंख प्रदेश पर नीचे बोन जरूर है, पर वो जो पल्स है वो हिलती है। और तीसरी बात, हमें 3 उंगलियां रखने की जगह नहीं मिलती। यही बात है कक्षा की, जानु की या पोस्टीरियर टिबिल की, या तीनों जगह पर हमें जो नाड़ी के रखने की 3 उंगलियों जितनी जगह जो सबक्यूटेनियस हो ऐसी नहीं मिलती। ये हमें इंग्वाइनल पे मिलती जरूर है, पर इंग्वाइनल में नाड़ी लूज है, तो नाड़ी हम दबाने की कोशिश करेंगे तो नीचे चली जाएगी। इसीलिए अंगुष्ठ मूल के नीचे नाड़ी देखना ये एनाटॉमिकली द बेस्ट पॉसिबल प्लेस है, और इसीलिए शायद नाड़ी परीक्षा करते वक्त अंगुष्ठ मूल के नीचे की नाड़ी को देखा जाता है। सबसे तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे जहन में ये आना चाहिए कि आप नाड़ी पे उंगली रखकर देखिए, गलती हमारे हाथ में नहीं आती। हमें लाइक द पल्स एज एन कंटिन्यूअस ट्यूब, what we feel are only the pulsations, and that is the basic phenomena। क्योंकि हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो दोष है वो बायो एनर्जी के फॉर्म में काम करते हैं, और बायो एनर्जी के फॉर्म में जब वो काम करते हैं तो हमारे शरीर में होने वाली हर प्रक्रिया को एक स्पंदन के रूप में लेके जाते हैं, वेव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इट इज बीन अंडरस्टूड बहुत सालों से, शतकों से या हजार मिलियन ईयर से ये बात मानी जाती थी कि पल्स इज एन एक्सपांशन ऑफ द हार्ट इन द बॉडी, और ये सभी वस्तुएं शतकों से लोगों को ज्ञात थी। उसी का परिवर्तित स्वरूप, उसी का ज्ञान के रूप में समाहित स्वरूप हमें नाड़ी परीक्षा रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि आज का हमारा सेमिनार नाड़ी परीक्षा की विधि के बारे में बात करने का है, तो मैं नाड़ी परीक्षा के थ्योरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसकी थ्योरी बड़ी लंबी चौड़ी चलती है, मैं 9-10 घंटे का सेमिनार लेता हूँ तो 1 आध घंटा उसके लिए देता हूँ कि नाड़ी चलती ही क्यों है। अगर हम ये सोचते थे कि नाड़ी अगर हमारे हार्ट का एक्सपांशन है तो हार्ट से निकलने वाला आओर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसको अगर जांच कर तो हमें ज्यादा आसानी होती। क्या आपने किसी क्लिनिशियन को कभी आओर्टा जांच करते हुए देखा है? पॉसिबल नहीं होगा। अगर आओर्टा कभी कभी एब्डोमिनल आओर्टा में पल्सेशन आपको मिलते हैं, और दैट इंडिकेट्स अ ग्रेव सिचुएशन। नाड़ी परीक्षा के सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो नाड़ी की साइज है वो हमें
ध्यान में रख के करती है कि यहाँ पर हमें पल्सेशन मिलेगा। यहाँ पर रेडियल आर्टरी जो है उसे जीव साक्षिणी के रूप में माना जाता है, और वही आर्टरी जो है जो हमारे शरीर में घटने वाले हर एक प्रक्रिया का ज्ञान हमें देता है। अगर हृदय से संबंधित कोई निदान करना हो तो आपको मन्या नाड़ी कैरोटिड का प्रयोग ज्यादा अच्छे से होते आएगा। मस्तिष्क में होने वाली बीमारियों के बारे में जानना हो, आंख की बीमारी के बारे में जानना हो तो आपको शंख प्रदेश में देखना पड़ेगा। अगर पाँव में होने वाले रक्त प्रवाह को देखना है तो आपको या पोस्टीरियर टिबियालिस आर्टरी पर देखना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर। परंतु रेडियल आर्टरी आपके संपूर्ण शरीर में होने वाली घटनाओं का ज्ञान आपको कराती है, इसलिए रेडियल आर्टरी को ही देखा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, आपको भी यही लगता होगा कि सूरज पूरब में उगता है, पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारे घर की खिड़की से आपको सूरज उगता हुआ सूरज दिखता हो तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरज एक स्थान से कभी नहीं उगता, उत्तरायण से दक्षिणायन की अवस्था के बीच में हमेशा घूमते रहता है, एक 35-60 डिग्री के बीच इसका स्थान बदलते रहता है। नाड़ी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण जगह वही है। दोषों की स्थिति, ऋतु, काल सबका परिणाम होते हुए नाड़ी के जगह में एक निश्चित रूप से आपको ध्यान नहीं आ सकता। इसलिए जरूरत क्या है कि आप नाड़ी परीक्षा करते हुए उस ध्यान की निश्चित करना है। अगर तो सबसे आसान चीज है, छोटा सा प्रयोग करते हैं हम। आपके हथेली आप ऐसा रखिए जिसमें the back of the palm should face you and your palm should face the screen, और वहां पर आप अंगूठे के बीच में से, अंगूठे के नाखून के बीच में से अगर तर्जनी को लेके जाएंगे, अपने हाथ के लैटरल बॉर्डर से लेंगे, आपको एक बोनी प्रोमिनेंस मिलेगा जिसको हम स्टाइलाइड प्रोसेस के रूप में जानते हैं। ये स्टाइलाइड प्रोसेस जो है वो फ्लैट सरफेस ऑफ रेडियस का एंड है। गो मीडियली बिफोर द मिडलाइन ऑफ द रिस्ट। मैं जब कहता हूं तो आप जब यहाँ से स्टाइलाइड प्रोसेस से मीडियली जाएंगे तो आपको जो हमारा रिस्ट टेंडन लगता है उसके पहले ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये छोटी सी ग्रूव जो है इसमें आपकी उंगली जाएगी तो आपको अमूमन यहाँ पर स्पंदन मिलेगा। अगर आप स्पंदन वहां नहीं मिलता है तो थोड़ा सा स्लाइड करना है। आपको शुरुआत करनी है हमेशा इंडेक्स से, इसलिए आपका इंडेक्स हमेशा अंगुष्ठ मूल के नजदीक रहेगा। और ये जब आपको स्पंद मिल गया उसके बाद में वहां पर दूसरी उंगली और उसके बाद में तीसरी उंगली रखनी है। ये तीनों उंगलियां अगर रही तो आप आराम से नाड़ी परीक्षा कर सकते हो। आपको लगती है, आपको इसमें दो चीजें देखनी। अगर मेरे तरफ आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सिर्फ टिप्स का प्रयोग किया है, सिर्फ मेरे उंगली के टिप्स का प्रयोग किया है, और ये टिप्स तीनों एक लाइन में है, एक प्लेन में है। और ये मैंने जैसे यहाँ रखी, मेरा परपेंडिकुलर टू माय हैंड 90 डिग्रीज में रखी हुई, इससे मेरा एक्सेसिबिलिटी पल्स की तरफ ज्यादा अच्छे तरीके से बनता है। मैं कुछ एनिमेशन शेयर करता हूँ आपके साथ। नाड़ी परीक्षा हम 5 स्तर में बताते हैं। नाड़ी परीक्षा करने के अनेक विधाएं हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ नाड़ी को एक बार देख लेते हैं, पता चलता है उनको। कुछ लोगों के लिए नाड़ी में ऊपरी और निचला स्तर, 2 स्तर देखे जाते हैं। कुछ लोगों में नाड़ी देखते हुए, नाड़ी का प्रयोग करते हुए अनेक स्तर का विधान किया जाता है। मैं जो नाड़ी परीक्षा करता हूँ वो नाड़ी परीक्षा 5 स्तरों की है, 5 लेवल्स। सतलाड़ जैसे व्यक्ति है जो नाड़ी में 7 स्तरों की बात करते हैं। कुछ और व्यक्ति है जिनको नाड़ी में अलग अलग स्तरों में नाड़ी देखने का विधान है। पर ये 5 स्तरों की नाड़ी जो है हमारे हिसाब से आसान है, जो प्रैक्टिकल है और आराम से आप कर सकोगे, इसीलिए ये 5 स्तरों का चयन हमने किया है। ये 5 स्तर में से सबसे पहला स्तर है वो है इमीडिएट एक्सप्रेशन। जिस स्तर पर आपने नाड़ी देखने का प्रयास किया, नाड़ी को पकड़ा, वही स्तर है इमीडिएट एक्सप्रेशन। ये सबसे पहला स्तर है, ये सबसे पहला स्तर है।
क्या आप इसे नाड़ी को फील कर सकते हैं? प्लीज एवरीबडी ट्राई दैट वे. दिस इज अ वेबिनार, वर्कशॉप वेबिनार. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर सेमिनार. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आज इस 2 घंटे के बाद नाड़ी परीक्षा आसानी से कर सको. आपने ये उंगली लिया, तर्जनी किया, हाथ के बाह्य भाग से निकलेंगे तो ये उभार आपको मिल जाएगा, जिसे रेडियल ट्यूबरोसिटी या स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं. वहां से आप अंदर की तरफ मीडियली आए तो आपको एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. वहां पर आपको पल्सेशन मिल जाएगा. अगर पल्सेशन नहीं मिलता है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइए, पल्सेशन जरूर मिलेगा. जैसे ही पल्सेशन आइडेंटिफाई हुआ, डोंट बॉदर हाउ मच प्रेशर यू आर पुटिंग. Don't bother where you are looking for the pulse, but identify the location of the pulse. And then just put next middle finger next to it and the ring finger next to it. The index finger should be the nearest to the thumb, and the ring finger should be furthest from the thumb or the nearest to the elbow. Are you able to feel the pulse? If you can feel the pulsation, then there are then there are 6 things which are to be observed here. पहली बात, सामान्यतः एक प्रश्न मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि नाड़ी परीक्षा पुरुषों में और स्त्रियों में अलग अलग की जाती है क्या? जब तक हमने उसे देखा है नाड़ी परीक्षा करते हुए, हमने 20,000 के ऊपर स्त्रियों की और पुरुषों की दोनों हाथ की नाड़ी देखने का प्रयास किया और हमें उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिला. तो आप ये आराम से देख सकते हैं कि नाड़ी परीक्षा अगर आपको करनी है तो आपको किसी भी हाथ की नाड़ी परीक्षा करना स्वाभाविक है, संभव है. नाड़ी परीक्षा करते वक्त दाहिने हाथ की पुरुषों की नाड़ी देखना और बाएं हाथ की स्त्रियों की नाड़ी देखना ये व्यवहार है. प्रोबेबली इट्स अ कन्वेंशन. वो इतना डीप रूटेड है, लोगों के मन में आशंका पैदा होती है, शायद आप नाड़ी परीक्षा नहीं समझते हो. इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि भले उसका कोई खास परिणाम अलग से नजर नहीं आता हो, फिर भी नाड़ी परीक्षा करते वक्त स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी देखना चाहिए, पुरुषों के दाहिने हाथ की नाड़ी देखना चाहिए. कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं कि स्त्री इसलिए वो है इसलिए उसके बाएं हाथ का देखना चाहिए, पर हाँ, अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे तो दोनों में कोई खास अंतर हमें नजर नहीं आता है. तो नाड़ी परीक्षा करते वक्त आपने पहले तो यहाँ उंगलियां रख दी, तो आप दाहिने हाथ की करें, बाएं हाथ की करें. अपनी जब तक खुद की करें तो आप जो भी हाथ की करना चाहे वो हाथ की कर सकते हैं. जब बाहर किसी रुग्ण का करते हैं तो मेरा आपको सलाह है कि आप स्त्रियों के बाएं हाथ की और पुरुषों के दाहिने हाथ की देखें. नाड़ी परीक्षा की कुछ विधाएं ऐसी है जिसमें दोनों हाथ की नाड़ियां देखी जाती है. जैसे चाइनीज पद्धति में दोनों हाथ की नाड़ियां देखी जाती है, वसंतलाल जी की पद्धति में दोनों हाथ की नाड़ियां देखी जाती है. आपको ये जरूरी नहीं है कि आप कौन से हाथ की नाड़ी देखो, इसमें जोर करें, पर व्यवहार में स्त्रियों के बाएं हाथ की और पुरुषों के दाहिने हाथ की नाड़ी देखी. यहाँ पर जो इमीडिएट एक्सप्रेशन है, जो अपनी नाड़ी को बिना विदाउट एनी मॉडरेशन, कोई प्रेशर की चिंता न करते हुए जहां पर हमने नाड़ी को उंगली रखी, वहां पर हम सबसे पहले हम 6 चीजें देखते हैं. यहाँ पर 6 चीजों में से सबसे पहला चीज अगर आपको देखना है तो वो है, शायद आप गलत तरीके से करते हैं, नाड़ी परीक्षा करते वक्त आपकी उंगली 90 डिग्री में रहनी चाहिए, 90 डिग्री में, और इंडेक्स अंगूठे के नीचे रहना चाहिए. आप एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हो. इंडेक्स आपका अंगूठे से दूर है, अंगूठे के पास इंडेक्स रहना चाहिए, उसके बाद मिडिल फिंगर, उसके बाद रिंग फिंगर. आपको हाथ ऐसा करेंगे नहीं तब तक खुद की नाड़ी देखते हो तो बहुत आप नहीं, मेरे तरफ हाथ करिए उल्टा. हाँ, अब देखिए अभी आपका इंडेक्स आ जाएगा बराबर. व्हाट माय पॉइंट प्लीज. आप नाड़ी जब देखते हैं तो आपको इसमें 6 चीजें देखनी है. सबसे नाड़ी कैसे लगती है, नाड़ी की
गुणधर्म देखने हैं, इसमें नाड़ी का स्पर्श कैसा है वो आपको देखना है। नाड़ी अगर आपको चुभने वाली मिलती है, शार्प एंगल्ड पल्स मिलती है चुभने वाली, तो ये नाड़ी जो है वो पैथोलॉजी निदर्शक है कि कुछ ना कुछ बीमारी शरीर में घट रही है। अगर नाड़ी सॉफ्ट लग रही है, ब्रॉड एंगल्ड पल्स लग रही है, तो ब्रॉड एंगल्ड पल्स फिजियोलॉजी को इंडिकेट करती है। ब्रॉड एंगल पल्स फिजियोलॉजी को इंडिकेट करती है, और शॉर्ट एंगल पल्स, शार्प पल्स पैथोलॉजी को इंडिकेट करती है। तो हमारे एज अ प्रैक्टिशनर ये अक्सर डिलेमा रहता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति सही में बीमार है या वो बस उसे कुछ लक्षण हो रहा है इसलिए हमारे सामने आके बैठा है। तो नाड़ी पे उंगली रखते ही हमें इसका पता चल जाता है। अगर वो नाड़ी चुभने वाली है तो ही इज पैथोलॉजिकल कंडीशन, कुछ ना कुछ उसके शरीर में गड़बड़ी हो रही है। अगर नाड़ी सॉफ्ट लगती है तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में नंबर 1। नंबर 2, नाड़ी का स्पर्श नियमित है या जैसे मैंने आपको बताया कि नाड़ी हमको पूरी नली के रूप में कभी महसूस नहीं होती। आप उंगली लगा कर देखिए, क्या नाड़ी आपको नली के रूप में महसूस होती है? आप जिस तरीके से दबा कर देखिए, कैसे भी देखिए, नाड़ी आपको सिर्फ स्पंद के रूप में पता चलेगी। तो ये स्पंदन नियमित है या अनियमित है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। नियमित का मतलब 2 लगातार के स्पंदनों में इक्वल समय मिलता है। अगर बस जैसे कि नाड़ी चल रही है और एक जैसी चल रही है, वो नियमित नाड़ी होती है। पर अगर आप सोचो कि कभी 2 स्पंद लगे और बाद में एक गैप आई, फिर से 2-3 स्पंद लगे, फिर गैप आई, फिर देखा दूसरा स्पंद लगा, फिर लंबी गैप आई, यहाँ पर हमें पल्सेशंस मिस होते हैं, वी कॉल इट मिस या एक्स्ट्रा सिस्टोल, जहाँ पर हमें अधिक स्पंदन लगते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया हमें अनियमितता बताती है नाड़ी में। या तो देयर आर मिस बिट्स जो हमें महसूस ही नहीं हुए, या कभी एक से अधिक स्पंदन एक जगह पर लगे, कभी कभी स्प्लिट स्पंदन भी लगता है। ध्यान में रखना कि आपका जो स्पंदन आ रहा है वही 2 बार में स्प्लिट होकर आपको लगता है। कभी एक स्पंदन आया और उसके बाद जो दूसरा स्पंदन आना है, इसके गति में जब अंतर आना शुरू होता है, वो इट कैन बी रेगुलरली इरेगुलर और इट कैन बी इरेगुलरली इरेगुलर। पर इरेगुलर पल्स इंडिकेट करती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी ईसीजी देखने के पहले अगर आपने नाड़ी पे उंगली रखी और आपको अनियमित नाड़ी लगती है, तो ये तय है, ये इसको कुछ ना कुछ कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा गुणधर्म हमें देखना है, नाड़ी पूरी भरी हुई है या पूरी भरी हुई नहीं है। इसको हम फुल या एम्प्टी के रूप में कह सकते हैं। नाड़ी कैन नेवर बिकम एन एब्सोल्यूट एम्प्टी थिंग, रिमेंबर दिस। नाड़ी कैन नेवर बिकम एन एब्सोल्यूट एम्प्टी थिंग। वहां से ब्लड फ्लो करता है। एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस विल डेफिनेटली डिनोट अ लॉस ऑफ वॉल्यूम टू सच एन एक्सटेंट दैट इट विल कॉज डेथ। पर नाड़ी में एम्प्टी जब हम कहते हैं या नॉट फुल कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका फुलनेस जो स्पंदक वो स्पंद उतना फुल नहीं लगता है। अब ये कैसे महसूस करें? बड़ा शुरुआत के दौर में जब हमारी सिखाने शुरू किए, ये फुल लगती है तो हर एक को नाड़ी देख तो नहीं सकते हैं, पर आपने सभी ने कभी न कभी कोई कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, नारियल पानी किसी न किसी को स्ट्रॉ से पिया होगा। जब आप स्ट्रॉ से उसे अंदर लेते हैं, अब आपको याद करना है वो फील जब आप स्ट्रॉ से चूसने, आचूषण करने के पहले वाला फील और आचूषण करने के बाद वाला फील। जब आप चूस रहे हो तो उस वक्त एक नाड़ी का भरा हुआ, उस स्ट्रॉ का भरा हुआ फील आपको महसूस होता है। ये भरा हुआ स्पंद अगर आपको लगे, स्पंद पे वो भराव नहीं लगे उतना पूरा भरा हुआ, तो समझना कि वो एम्प्टी है। ये फुल नाड़ी जो है वो इंडिकेट करती है एक्यूट कंडीशन, ये इंडिकेट करती है एक्यूट कंडीशन, क्योंकि एक्यूट व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी इज एन एक्यूट कंडीशन, व्हेदर इट इज नियरर टू द टाइम। जब आपने देखा और ये घटना घटी, इसके बीच में टाइम पीरियड कम है। अगर ये एम्प्टी है, इट इंडिकेट्स क्रॉनिक थिंग, इट इंडिकेट्स क्रॉनिक थिंग। ये हुआ तीसरा गुणधर्म। चौथा सबसे महत्वपूर्ण,
क्योंकि वो पैथोलॉजी में बहुत अच्छे अंग को स्पर्श करता है। ये नाड़ी आपको उष्ण लगती है या अनुष्ण है? नाड़ी ठंडी कभी नहीं लगती। ठंडी नाड़ी का मतलब है मृत्यु। शीता मृत्युवे सदा। शीत नाड़ी नहीं लगती। नाड़ी में हमें शैत्य नहीं महसूस होता, नाड़ी में हमें उष्णता महसूस होती है या अनुष्ण महसूस होता है। अगर उष्णता महसूस होती है, अब इसे महसूस कैसा करें, ये सवाल भी मुझे अक्सर, मैं वर्कशॉप लेता हूँ तो वहां पूछा जाता है, सर ये उष्ण कैसे लगेगी नाड़ी? वो तो उसका स्किन का टेम्परेचर होगा। ऑफकोर्स स्किन का टेम्परेचर होगा, क्योंकि स्किन का टेम्परेचर का कारण ही तो नाड़ी में से होने वाला ब्लड फ्लो है। अगर ब्लड फ्लो का टेम्परेचर कम होगा तो क्या नाड़ी शरीर उसका उष्ण होगा? असंभव से बात है। ये उसके टेम्परेचर की बात है। पर अगर आप शांति से देखोगे, बार बार नाड़ी देखोगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि उसके पूरे शरीर का तापमान और नाड़ी की जगह का तापमान में थोड़ा सा अंतर कभी कभी महसूस होता है। कि नाड़ी में अगर हमें उष्णता महसूस होती है तो ये उष्णता हमें अक्सर वहां पर उपस्थित आम की स्थिति को दर्शाती है। वहां पर उपस्थित आम की स्थिति को दर्शाती है। तो जो दो देखे हमने कि वो तीक्ष्ण है या मृदु है। दूसरी चीज जो हमने देखी वो नियमित है या अनियमित है। तीसरी चीज हमने देखी वो भरी हुई है या उतनी भरी हुई नहीं स्पंद लग रहा है हमें। चौथी चीज जो हमने देखी वो उष्ण है या अनुष्ण है। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आया पर नाड़ी हमें कौन से उंगली के, क्या नाड़ी आपको दो उंगलियों के एक साथ लगती है या एक जैसी लगती है? आपने कभी गौर नहीं किया होगा इस तरफ। और आप अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नाड़ी का स्पर्श आपकी एक उंगली पे, दो उंगली पे, किसी पे भी लग सकता है। और अगर तीनों उंगलियों पे भी लगता है तो वो अलग अलग इंटेंसिटी का लग सकता है। तो नाड़ी हमें कौन से उंगली के नीचे लगती है? वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीनों हो सकती है। इसको ध्यान में रखना है। इसमें ध्यान में रखने का जरूरत इसलिए है कि नाड़ी परीक्षा में अगर हमें तर्जनी में नाड़ी लगती है तो वो हमें बताती है कि नाभि के नीचे वाले हिस्से में पादांगुली तक ये कार्य हो रहा है। अगर मध्यमा में लगती है, मिडिल फिंगर पे लगती है, तो नाड़ी हमें बीच नाभि से लेकर हृदय तक बीच वाले हिस्से में कार्य घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी देती है। और अगर हमें रिंग फिंगर में लगता है, अनामिका में लगता है, तो वो हमें ऊपर वाले शरीर के हृदय के ऊपर वाले हिस्से में होने वाली क्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। अब बात समझ में आई? शरीर के नीचे वाले हिस्सों में, नाभि के नीचे, नाभि और हृदय के बीच में, और हृदय से ऊपर, ये तीन हिस्सों में शरीर को बांटा गया। आपको जितने भी आयुर्वेद के विद्यार्थी होंगे उनको ऐसे ही जब मैं बताना शुरू करता हूँ तभी ध्यान में आता होगा। वायु पित्तम कपश्चेत त्रयोदोषा समासता ते व्यापिनो, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। फिर भी रन्नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व श्रेया। पर इसको कृपा करके इन फिंगर्स को यहाँ पर इमीडिएट इंप्रेशन में वात का, पित्त का और कफ इस रूप में न समझे, इस रूप में न समझे। इसका वात, पित्त और कफ के साथ जो संबंध है वो आगे चलते ही, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपके ध्यान में आसानी से आएगा। तो ये बताती है शरीर के नीचे वाले हिस्से का कार्य, ये है शरीर के बीच वाले हिस्से का कार्य और शरीर के ऊपर वाले हिस्से का कार्य। अब हमें इसको ग्रेडेशन करना जरूरी है कि कार्य की तीव्रता कितनी है। इसलिए आप अलग अलग स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा शार्प है, आप अगर ज्यादा शार्प है तो आप 1 to 100 का स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक आसान स्केल सबके लिए योजित की है जो है 4 लेवल स्केल्स, जिसमें 0 का मतलब है आपको पल्सेशन नहीं लगता है, नहीं लगता है। अगर जब आपको पल्सेशन नहीं लगता है तो वो हुआ 0 पल्सेशन। अगर आपको पल्सेशन लगना शुरू हुआ, एक वीक पल्सेशन है, बिल्कुल आया, लगा और गया, आया, लगा और गया, ऐसा पल्सेशन मिलता है तो वो है 1+। फुल स्ट्रांग पल्सेशन जब लगता है तो वो है 3+। इसके बीच में जो मॉडरेट पल्सेशन लगता है दैट इज 2+। जैसे कि हमने इस ग्रेडेशन को देखा तो क्या स्केल है हमारा? 0, 1+, 2+ और 3+। 1+ is weak pulsation, 2+ is moderate pulsation, and 3+ is strong pulsation. And when you don't find pulsation,
अंडर एनी ऑफ द फिंगर यू कैन राइट जीरो पल्सेशन। जीरो पल्सेशन का मतलब है वहां पर आपको इस मिनट को जब आप नाड़ी देख रहे हैं उस समय कोई गतिविधि तीव्रता से नहीं चल रही है जो कि आपको नाड़ी में व्यक्त रूप में दिखे। नाड़ी हमेशा ध्यान रखिएगा, इट्स लाइक बैलेंस शीट, वो आपको इस क्षण की स्थिति बताती है। नाड़ी देखते हुए क्षण की स्थिति बताती है कि अभी नाड़ी में क्या घट रहा है, कोषों की स्थिति में क्या घट रहा है, शरीर में कहाँ क्या हो रहा है। इससे हम ग्रॉस एनालिसिस अगर हम करना चाहेंगे तो हमें इमीडिएट एक्सप्रेशन का उपयोग होता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इमीडिएट एक्सप्रेशन हम देखेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, आप रेडियो चलाते होंगे, पहले तो बड़े पुराने रेडियो आते थे, पवन जी के पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे दादाजी के जमाने में जो रेडियो आते थे, बड़े वॉल वाले रेडियो आते थे, और उसको खूब सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता था, एक एंटीना बाहर लगाना पड़ता था लंबी चौड़ी, और उसको ट्यून करते थे, फिर फाइन ट्यून करते थे, SW1 SW2 SW3 के बटन होते थे, और दुनिया के अलग अलग चैनल लगते थे। जैसे जमाना बदला, छोटे ट्रांजिस्टर आ गए, फिर AM FM आ गया, आज हमारे सबके मोबाइल में FM चैनल है, और FM चैनल में आप दुनिया भर के हर एक रेडियो को सुन सकते हैं। और उसको सुनने के लिए आपको जरूरत है उस चैनल को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करना उस एप्लीकेशन में। जब तक आप वो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई नहीं करें, 98.3 का मतलब है रेडियो मिर्ची, अगर आप 98.6 पे लेके जाएंगे तो आपको रेडियो मिर्ची नहीं सुनाई देगी, दूसरा कुछ सुनाई देगा। नाड़ी परीक्षा में भी सबसे सटीक, अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है, उसके लोकेशन के आइडेंटिफिकेशन करना। इसलिए मैं समझता हूं कि नाड़ी परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है तो वो है नाड़ी परीक्षा का लोकेशन आइडेंटिफाई करना। आपने उंगली ली यहाँ से, और हर बार मैं बोल रहा हूँ, जैसे सूरज एक जगह से नहीं उगता, नाड़ी भी हर बार अलग अलग स्थान पर आपको महसूस करती है। प्लीज हर बार नाड़ी देखते हुए, अपनी देखे या रुग्ण की देखे, नाड़ी को आइडेंटिफाई लोकेशन जरूर करिएगा। हाईलाइट प्रोसेस जगह नहीं बदलने वाली, और आप धीरे धीरे जब नाड़ी देखना शुरू करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि नाड़ी जिस लोकेशन पे कल लग रही थी उसके सूद भर ऊपर नीचे इधर उधर कहीं ना कुछ चेंजेस आपको मिलेगा। लोकेशन आइडेंटिफाई करो, use the tips, all should be on the one plane, they should be perpendicular to the head। आपको देखना है नाड़ी शार्प है या सॉफ्ट है, उसके बाद आपको देखना है नाड़ी रेगुलर है या इरेगुलर है। शार्प नाड़ी बताती है पैथोलॉजिकल कंडीशन, सॉफ्ट नाड़ी बताती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। शार्प नाड़ी, रेगुलर नाड़ी, इरेगुलर नाड़ी बताती है कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट। आपको तीसरी चीज देखनी है फुल या नॉट सो फुल। फुल नाड़ी बताती है एक्यूट कंडीशन, और नॉट सो फुल नाड़ी बताती है क्रॉनिक कंडीशन। उसके बाद हमको देखना है नाड़ी वार्म है या नॉट वार्म। वार्म अगर नाड़ी आपको मिलती है तो वो आम की उपस्थिति दर्शाती है, आपको निश्चित रूप में शरीर में आम की स्थिति को बताती है अगर वो नाड़ी वार्म है। चार चीजें होने के बाद आपको देखना है कौन से उंगली के नीचे नाड़ी लगती है। इसमें इंडेक्स फिंगर हमें शरीर के ऊपर वाले हिस्से के बारे में, मिडिल फिंगर हमें शरीर के बीच वाले हिस्से के बारे में बताती है, और रिंग फिंगर हमें शरीर के नीचे वाले हिस्से के बारे में बताती है। एग्जैक्टली उल्टा, ध्यान में रखना। इंडेक्स फिंगर हमें नाभि के नीचे वाले हिस्से के बारे में बताती है, मिडिल फिंगर शरीर के बीच वाले, नाभि और हृदय के बीच वाले हिस्से के बारे में बताती है, और रिंग फिंगर हमें हृदय के ऊपर वाले हिस्से में, हृदय से मस्तिष्क का अंत तक जो आपको शरीर में कुछ क्रिया हो रही है उसके बारे में जानकारी देती है। और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी। और इंटेंसिटी हम कितने हैं, 0 का मतलब है नो पल्सेशन, जब पल्सेशन नहीं है वहां पर कोई भी विजिबल एक्यूट एक्टिविटी नहीं चल रही है। 1+ का मतलब है जो भी एक्टिविटी चल रही है वो वीक है। मॉडरेट अगर पल्सेशन लगता है तो मॉडरेट एक्टिविटी, और अगर स्ट्रॉन्ग पल्सेशन लगता है तो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। अब इस पूरे प्रक्रिया को जब पांचों स्तर होंगे तब एक किसी किसी रुग्ण की नाड़ी के उदाहरण के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसका एनालिसिस कैसे करें। पर जब तक पांचों स्तरों को समझे नहीं तब तक निदान करने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक स्तर पर निदान करने की प्रक्रिया आपको हमेशा गलत दिशा में लेके जाएगी, आपको सही तरीका कभी नहीं बताएगी। ये पहला स्तर अगर आपको ठीक लगा हो तो मैं अगले स्तर पर चलूं,
नाड़ी परीक्षा का दूसरा स्तर पे चलते हैं। अगर ये नाड़ी परीक्षा का पहला स्तर आपके ध्यान में अच्छे तरीके से आ गया हो तो हम नाड़ी परीक्षा के आगे वाले स्तर पे चलते हैं। क्या आप सर एक बार फिर से एक बार बस रिपीट कर दीजिए द प्रोसेस वीडियो में फिंगर्स की लोकेशन जो हमें रिस्ट पे रखनी है। देखो बात ध्यान में रखिएगा, रिस्ट पे नहीं रखनी है, इस तरीके से नहीं रखनी है, हमें रखनी है अंगुष्ठ मूल से शुरू करते हुए इंडेक्स फिंगर सबसे ऊपर अंगुष्ठ के नजदीक, उसके बाद मध्यमा और उसके बाद अनामिका। क्या आप दिख रही है? सब दिख रही है। ये तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये अनामिका है। अनामिका मतलब है रिंग फिंगर। ठीक है, तर्जनी अंगुष्ठ के नीचे होनी चाहिए। ये स्तर होने के बाद हम दूसरे स्तर पर चलेंगे नाड़ी परीक्षा के, और ये दूसरा स्तर बिल्कुल सिंपल सा है, इसको कहते हैं सुपरफिशियल एक्सप्रेशन। सुपरफिशियल एक्सप्रेशन अपने आप में सबको समझने जैसा है। ये नाड़ी परीक्षा का द्वितीय स्तर है। पहले स्तर में मैंने आपको बहुत सावधानी पूर्वक बताया था, कितना प्रेशर दे, कितना दबाव दे, इसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। आपको नाड़ी पकड़नी चाहिए, नाड़ी मिलनी चाहिए, वो भी तर्जनी के साथ मिलनी चाहिए। तर्जनी पे आपको जब नाड़ी लगेगी उसके बाद आपने दूसरी उंगली और उसके बाद तीसरी उंगली रखी। कितना दबाव दिया इसके बारे में कोई बात नहीं की, पर यहाँ पर आपको भी प्रेशर के साथ नाड़ी देखनी है, कम से कम दबाव के साथ नाड़ी। अब ये कम से कम दबाव की नाड़ी कैसे देखा जाएगा? बात ध्यान में रखिएगा, नाड़ी परीक्षा के पांचों स्तर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जब तक आप इमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं देखते हो तब तक आपको सुपरफिशियल तक पहुंचना नामुमकिन है। मैं फिर से जवाबदारी के साथ कहता हूँ नामुमकिन, क्योंकि जब आप अगर ऊपर से नाड़ी दबाने का प्रयास करोगे कि मिनिमम प्रेशर से मैं देखूंगा क्या तकलीफ है उसमें, तो आपको मिनिमम प्रेशर का अंदाजा नहीं आएगा। तो उससे बेटर आइडिया है कि आपने नाड़ी देखी इमीडिएट एक्सप्रेशन में और धीरे धीरे तीनों उंगलियां ऊपर की तरफ उठाई। आपने नाड़ी को पकड़ा हुआ है, वहां से आपने नाड़ी को धीरे धीरे तीनों उंगलियों को प्रेशर को कम करते करते गए। उतना कम करना है जब मिनिमम प्रेशर हो आपकी उंगलियों का, जो आपको पता चलता है मिनिमम प्रेशर हो और उसके बावजूद आपको पल्सेशन मिल रहा हो किसी न किसी उंगली के नीचे, उतनी लेवल तक लेके जाना है। इसे कहते हैं सुपरफिशियल एक्सप्रेशन। ये शरीर के दोष स्थिति को बताता है, ये शरीर के दोष स्थिति को बताता है, ध्यान में रखना। नाड़ी परीक्षा के बारे में कहीं भी जहां कहीं भी कुछ भी पढ़ा होगा वो सब आपको अगर कहीं मिलता है तो वो सुपरफिशियल एक्सप्रेशन में मिलता है। यहाँ पर हमें दोष स्थिति की जानकारी मिलती है। दोष स्थिति की जानकारी का मतलब क्या है? यहाँ पर जो नाड़ी मिली हमें, आप मिनिमम प्रेशर के साथ आपने नाड़ी देखी, उसके बाद तीनों उंगलियों को धीरे धीरे उठाया। कोशिश करिए, देखिए मैंने ये इमीडिएट एक्सप्रेशन से नाड़ी को धीरे धीरे ऊपर उठाया है। आपको महसूस भी होता होगा कि मेरी नाड़ी की उंगलियां ऊपर की तरफ चल रही है, तो आपने उठा ली। जब आपका मिनिमम प्रेशर के साथ नाड़ी देखते हो तो आपको यहाँ पर तीन चीजें देखनी है। सिर्फ पहले में 6 देखी आपने, यहाँ पर मात्र 3 चीजें देखनी है। 3 में से सबसे महत्वपूर्ण और पहली चीज जो है, कौन से उंगली के नीचे नाड़ी लगती है, तर्जनी, मध्यमा या अनामिका, इंडेक्स, मिडल और रिंग। यहाँ पर इंडेक्स फिंगर आपको वात स्थान के बारे में बताता है। पक्वाशय कटि शक्ति क्षोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। मैंने आपको वात के स्थान बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग महानुभाव आयुर्वेद के ज्ञाता हो और आपको पता है, फिर भी एक रिवीजन के रूप में जबकि ये दोष तो शरीर में व्याप्त है, परंतु हमें नाड़ी परीक्षा करते वक्त कौन से स्थान में दोषों के स्थान में कार्य होता है ये देखने के लिए इंडेक्स फिंगर में अगर नाड़ी मिलती है तो वो हमें वात स्थान के बारे में बताती है। मिडिल फिंगर में अगर नाड़ी मिलती है तो वो हमें पित्त स्थान के बारे में बताती है। और अगर रिंग फिंगर में नाड़ी मिलती है तो वो हमें कफ स्थान के बारे में बताती है। कोशिश करेंगे आप कि नाड़ी पे आप गए, एक्सप्रेशन से आपने धीरे धीरे उंगलियां उल्टा देख रहे हैं सर जी, आप तर्जनी ऊपर होनी चाहिए, ध्यान में रखना। डॉक्टर सरकार, आपकी तर्जनी नीचे की तरफ है, आपकी अनामिका ऊपर की तरफ है, तर्जनी ऊपर होनी चाहिए।
इंडेक्स शुड बी नियर द थंब। ऐसा करिए तो दिखेगा आपको। ये आपका मुझे मेरी तरफ करिए ये, और फिर आपको ये उंगली इस तरीके से लगाइए तो होगा। आप ऐसा करोगे तो आपको इम्पॉसिबल है कि तर्जनी ऊपर की तरफ ले जाओ, वो आपको बहुत तकलीफ देगा। ये आसान है, धीरे धीरे तीनों उंगलियां। इसमें स्थान का महत्व बहुत है, इसमें स्थान का महत्व बहुत है, क्योंकि ये गणितीय प्रक्रिया है, और इस गणितीय प्रक्रिया में हर एक स्थान का अपना महत्व है। तो यहाँ पर आप जब नाड़ी देखते हो तो इंडेक्स फिंगर में जब सुपरफिशियल में लगती है तो वो हमें वात स्थान का बताती है, मिडल फिंगर में लगती है तो पित्त स्थान के बारे में बताती है। नाभिरामाशयो स्वेदो रसिका रुधिरम रसाहा दुष्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्न विशेषम। और रिंग फिंगर में अगर लगती है तो वो हमें कफ के स्थान में बताती है। पुरकंठ शिरक्रोम पर्वाणि आमाशयो रसाहा वेदो घ्राणम च जिह्वा च कफश्च सुतरामुराः। अब अगर आसानी से देखना शुरू करेंगे तो नाड़ी में हमें ये सुपरफिशियल लेवल पर हमें कौन से दोष में, दोष के स्थान में कार्य चल रहा है इसका पता चलेगा। कौन से दोष के स्थान में कार्य चल रहा है इसका पता चलेगा। जब हमारा प्रेशर उस पर मिनिमल होगा तो हमारे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस उसके साथ नहीं है, तो हमें नाड़ी की इंटेंसिटी भी वहां पता चलती है। और इंटेंसिटी हम सेम स्केल पर देखते हैं, 0, 1+, 2+ और 3+। 0 का मतलब है नो पल्सेशन, 1+ का मतलब है वीक पल्सेशन, 2+ का मतलब है मॉडरेट पल्सेशन, और 3+ का मतलब है स्ट्रॉन्ग पल्सेशन। एंड दैट इज directly proportionate to the intensity of the activity within the body. That is directly proportionate to the intensity of the activity. But the third thing is more important, and which is very commonly been denominated and everybody is aware about it. अब नाड़ी के बारे में अक्सर सुनते आए हैं कि नाड़ी में हमें 3 तरीके की गतियां मिलती है, वो है सर्प गति, मंडूक गति और हंस गति। वैसे तो नाड़ी के बारे में कपोत गति है, पिपीलिका गति है, पुष्प गति है, गज गति है, परंतु ये 3 गतियां जो है वो कौन सी गतियां? वात की सर्प गति, पित्त की मंडूक गति और कफ की हंस गति, ये हमको सब तरीके से मिलती है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये गतियां ढूंढेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको बताया, आप नाड़ी पर उंगली रखते हैं, बिल्कुल आप सुपरफिशियल जाएंगे तभी भी, या डीप जाएंगे तभी भी, या जैसे भी आपने इमीडिएट एक्सप्रेशन में पकड़ा है तभी भी नाड़ी आपको पूरी कभी नजर नहीं आती। तो वहां पर सर्प है या मंडूक है या हंस है, ये कैसे पता चलेगा? इट्स द क्वालिटी ऑफ द पल्सेशन एंड द लोकेशन ऑफ द पल्सेशन आइडेंटिफाइज दैट। इट इज द क्वालिटी ऑफ द पल्सेशन एंड द लोकेशन ऑफ द पल्सेशन डिफाइंस वेदर जो मिलने वाली गति है वो सर्प गति है, मंडूक गति है या हंस गति है। अगर हम तीनों को अगर याद करें आप कि सर्प कैसे चलता है, आपने अगर कहीं भी सर्प को चलते हुए देखा तो अपनी zigzag पद्धति से चलता है। परंतु एक और चीज आपके ध्यान में आना चाहिए, सर्प कभी भी एक पाइप के जैसा नहीं होता है, वो दोनों तरफ से टेपरिंग है। आप किसी भी जात का सर्प देखेंगे वो दोनों तरफ से टेपरिंग है। इसका मतलब नाड़ी आपकी उंगली के नीचे अगर अलग अलग जगह पर लगे और वो अलग अलग साइज की हो, जिसको अगर हम जोड़े बाद में उन बिंदुओं को अगर जोड़े तो हमें सर्प का एहसास हो, ऐसी गति अगर मिलती है तो वो हम सर्प गति के रूप में समझते हैं। बात तो समझिए। तो ऐसी गति को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो उंगली के टिप के नीचे आपको इस्तेमाल करनी है। यूज दिस फ्लैट सरफेस। जब आप टीप इस्तेमाल करोगे तभी आप मिनिमम प्रेशर के साथ देख पाओगे। और इस टीप में आपको महसूस करना है क्या आपको अलग अलग जगह पर पल्सेशन मिलता है क्या? अब एक पल्सेशन में अलग अलग जगह पर नहीं मिलेगा। जब हम नाड़ी देखते हैं अमूमन तो 1.5 से 2 मिनट तक नाड़ी देखते हैं कम से कम, और अगर शुरुआती दौर में नाड़ी देखते हैं तो हम 5 से 6 मिनट तक देखते हैं। अगर हम 1.5 से 2 मिनट नाड़ी देखें तो तकरीबन हम 1.5 अगर हम एवरेज में पकड़ते हैं तो 1.5 हम 2 मिनट में डिवाइड करते हैं तो हमें पर लेवल देखो मिलता है। महसूस करते हैं
सिर्फ एक पल्सेशन कर आइडेंटिफाई करो, आपको कंसेक्यूटिव पल्सेशन को फॉलो करना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव पल्सेशन तीनों उंगलियों के नीचे आइडेंटिफाई, ये तीनों उंगलियों में अपने आप सुपरफिशियल एक्सप्रेशन में अगर देखते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमारा दबाव बिल्कुल नहीं है, इसके कारण से ही मात्र हमें यहाँ पर गति का ज्ञान हो सकता है। आगे चलेंगे तो ये अगर हमें अलग अलग जगह पर मिलती है, अलग अलग साइज की नाड़ी सुपरफिशियल में, तो वो हमें वात की गति जो सर्प गति है वो बताती है। और अगर हम इसे एक मेंढक के स्वरूप में उड़ने वाली नाड़ी को देखते हैं तो ये हमें मंडूक गति के बारे में बताती है। जैसे कि एक मंडूक चलता है, नाड़ी में हमें उंगली के नीचे कोई उड़कर सामने की तरफ उड़ने वाली, अगर आप मंडूक की गति को देखेंगे तो मंडूक कभी भी नाड़ी के नीचे उड़ने वाली गति मिलती है। जैसे कि कोई नीचे से आगे की तरफ कूद रहा है, लिपिंग मोमेंट, तो है मंडूक गति। ये सर्प गति से बिल्कुल अलग है। सर्प गति में हमें अलग अलग साइज की अलग अलग जगह पर पल्सेशंस मिलती है। हमें जो स्पाइक मिलेगा वो अलग अलग जगह पर मिलेगा, पर यहाँ पर हमें स्पाइक तकरीबन एक ही जगह पर मिलेगा और आगे की तरफ जंप करने वाला मिलेगा, तो वो है मंडूक गति। और ये मंडूक गति पित्त के कार्य को दर्शाती है। तीसरी चीज है कि यहाँ पर अगर हमें एक लीनियर दिशा से एक सीध में पल्सेशन मिलते हैं और वो सटल पल्सेशन मिलते हैं, ध्यान में रखना, एक है अलग अलग जगह पर मिलने वाला पल्सेशन, एक है कूद कर जाने वाला पल्सेशन, और एक है हमें लीनियर मिलने वाला पल्सेशन, एक लाइन में मिलने वाला पल्सेशन। अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तीनों गतियां देख ली, ये तीनों गतियां हमें अलग अलग स्थान पर, जैसे वात स्थान में हमें वात की सर्प गति मिल सकती है, यहाँ पर हमें मंडूक गति मिल सकती है, यहाँ पर हमें हंस गति भी मिल सकती है। मध्यमा पर हमें सर्प गति, मंडूक गति या हंस गति मिल सकती है, यहाँ पर हमें सर्प गति, मंडूक गति या हंस गति मिल सकती है। एक साथ दो गतियां नहीं मिलती, एक साथ एक वक्त पे एक ही गति मिलती है एक उंगली के नीचे। जरूरी नहीं कि तीनों उंगलियों पर एक जैसी गति मिले, अलग अलग गति भी मिल सकती है। इसका मतलब है अगर हमें इंडेक्स फिंगर में सर्प गति मिलती है तो हमें यह पता चलता है कि वात स्थान में वात का कार्य चालू है। अगर इंडेक्स फिंगर में हमें मंडूक गति मिलती है तो हमें यह पता चलता है कि वात स्थान में पित्त का कार्य चालू है। और अगर इंडेक्स फिंगर में हमें हंस गति मिलती है तो हमें यह पता चलता है कि वात स्थान में कफ का कार्य चालू है। यही चीज अगर हम मिडिल फिंगर पे देखेंगे, मिडिल फिंगर पे हमें सर्प गति मिलती है तो वो हमें बताती है कि ये वात पित्त स्थान में वात का कार्य चालू है। मिडिल फिंगर में हमें मंडूक गति मिलती है तो वो हमें बताती है कि पित्त के स्थान में पित्त का कार्य चालू है। और वो अगर हमें हंस गति मिलती है तो वो बताती है पित्त के स्थान में कफ का कार्य चालू है। सिमिलरली अगर हमें रिंग फिंगर में सर्प गति मिलती है तो कफ स्थान में वात का कार्य चालू है, कफ स्थान में अगर मंडूक गति मिलती है तो कफ स्थान में पित्त का कार्य चालू है, और अगर हमें हंस गति मिलती है तो कफ स्थान में कफ का कार्य चालू है। ये हो गया दूसरा स्तर जो हमें दोषों की सद्य स्थिति के बारे में पता कराती है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम प्रकृति के रूप में समझते हैं। अगर प्रकृति अगर हमें जाननी है तो प्रकृति जानने के लिए सबसे आसान, आप सभी लोग आप नाड़ी परीक्षा सही तरीके से करते हो या नहीं करते हो यह समझने के लिए सबसे आसान अगर कोई प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर आप अपने आप को समझ सकते हो कि नाड़ी आपकी सही चल रही है नहीं चल रही है। आपको करना एक ही चीज है, यहाँ पर आपकी तीनों उंगलियां आपने रखी है, इमीडिएट पे रखिए, आप उल्टा कर रही है मैडम, इंडेक्स ऊपर होनी चाहिए, इंडेक्स ऊपर, उसके बाद में मिडल, उसके बाद में रिंग, उसके बाद आप सुपरफिशियल चली गई, और सुपरफिशियल जाने के बाद आपको तीनों उंगलियां पूरी ताकत से दबानी है, इतना जोर से दबाना है कि पल्सेशन बंद होना चाहिए, नाड़ी में कोई स्पंद नजर नहीं आना चाहिए, इतना दबाना है। और ये जब दबा देंगे आप तो उसे धीरे से तीनों उंगलियों को साथ में थोड़ा सा ऊपर उठाना है। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठाया आपने, पल्सेशन फिर से स्टार्ट होगा, और जैसे ही शुरू हुआ वहीं पे रुक जाना है, जैसे ही शुरू हुआ वहीं पे रुक जाना है, क्योंकि वहां पर रुकेंगे तभी आपको नाड़ी में नीचे के लेवल का, इसको डीप एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको डीप एक्सप्रेशन कहते हैं, इसमें नाड़ी को
नीचे के लेवल के स्पंदन के बारे में आपको पता चलता है, और नीचे के लेवल के स्पंदन में आपको आपकी प्रकृति पता चलती है। इसमें आपको आपकी प्रकृति पता चलती है। अभी आप देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है। कौन से उंगली के नीचे नाड़ी लग रही है, इंडेक्स, मिडल और रिंग, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर आपको इंडेक्स में लगती है तो आपके प्रकृति में वात का कार्य चालू, वात है। अगर मध्यमा में लगती है तो पित्त है, और अनामिका में लगती है तो कफ है, और इंटेंसिटी सबसे ज्यादा जिसकी होगी वो प्रधानता होगी। अगर आप अगर नाड़ी देखते हैं तो आपको पता तुरंत चल जाएगा कि आप सही देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, क्योंकि तकरीबन सभी वैद्यों को अपनी प्रकृति तो निश्चित पता होती है। तो आप नाड़ी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। डीप लेवल में जाइए, नाड़ी देखिए, आपने पकड़ी, इमीडिएट से सुपरफिशियल गए, सुपरफिशियल से डीप गए, डीप जाने के बाद आपने उसको थोड़ा सा छोड़ा, पूरा दबा दिया, पल्सेशन बंद होना चाहिए, पल्सेशन थोड़ा सा छोड़ना। जैसे ही आपने छोड़ा, आपका ध्यान में रखना, हमेशा रिंग फिंगर में आपको पल्सेशन शुरुआत में लगेगा, क्योंकि हृदय से आने वाला फ्लो रिंग फिंगर की तरफ से जाएगा। आपको 5 से 6 पल्सेशन छोड़ देने हैं, 5 से 6 पल्सेशन आपको छोड़ देने हैं, और उन छोड़ने के बाद पल्सेशन स्टेबल हो जाएंगे। सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ मिलता है, उसके बाद में 2 नंबर पर दूसरा और 3 नंबर पर तीसरा। आपको तीनों पल्सेशन आइडेंटिफाई करते आएंगे, तो आपके शरीर में प्रकृति में दोषों की कौन सी स्थिति है वो आपको आइडेंटिफाई करेगी। और आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा, प्रकृति जनरली बदलती नहीं है। तो आपको नाड़ी में मिलने वाली प्रकृति, आपने जो पढ़ाई के वक्त प्रकृति देखी थी उसके साथ मैच होती है कि नहीं, आपको इमीडिएटली पता चलेगा। और आप नाड़ी परीक्षा सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका भी अंदाजा हो जाएगा। अगर आप नाड़ी परीक्षा सही कर रहे हो तो आपकी प्रकृति का बिल्कुल मुआयना आप इसमें कर सकते हो। नाड़ी को पूरा दबाया, बंद कर दिया, धीरे से छोड़ा, जैसे ही छोड़ा पल्सेशन शुरू होंगे, रिंग फिंगर में पहले लगेगा, उसको 5 से 6 पल्सेशन जाने देना, और उसके बाद में जो पल्सेशन आपके स्टेबल होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, कौन से उंगली में लगते हैं, इंडेक्स, मिडल और रिंग, और इंटेंसिटी कितनी किसकी कितनी है। तो इंडेक्स फिंगर यहाँ में वात को बताता है, मिडल फिंगर पित्त को बताता है, और रिंग फिंगर कफ को बताता है। तो आपकी नाड़ी में अगर इंडेक्स में सबसे ज्यादा पल्सेशन है तो आपकी वात प्रधान नाड़ी है, मिडल में ज्यादा है तो पित्त प्रधान नाड़ी है, रिंग में ज्यादा है तो कफ प्रधान प्रकृति है। अगर इंडेक्स और मिडल में अधिक है तो आपकी वात पित्त प्रधान है, मिडल और रिंग में अधिक है तो कफ पित्त प्रधान है, और अगर रिंग और इंडेक्स में अधिक है तो कफ वात प्रधान है। तीनों उंगलियों में एक जैसी नाड़ी लगती है तो त्रिदोषात्मक आपकी प्रकृति है, इसका ज्ञान हो जाएगा। अब आपको सामान्य रूप से देखें तो शरीर में कौन से हिस्से में क्या हो रहा है उसका पता है, अभी की दोष स्थिति के बारे में पता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम अगली बात करें, अभी का पता है, दोष स्थिति का पता है, और प्रकृति का पता है। तो प्रकृति से कितना आप डेविएट हो गए हो इसका भी पता आपको चल गया है, तो आपकी निदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब इसको हमें आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ये कौन से लोकेशन पे मुझे नाड़ी लगती है। तो शरीर के अंदर जो अभी घटना घट रही है वो कौन से लोकेशन पे सबसे अधिक घट रही है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे अगर हम, तो हमें क्या करना है, चौथे लेवल पर जाना है। ये 3 लेवल अगर सही है तो फिर हम अगले लेवल की तरफ चलते हैं। चौथा लेवल है सब दोषा लेवल। ये सुनने को डिफिकल्ट है, करने को बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। सुनने को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है पर करने में कतई डिफिकल्ट नहीं है। अभी आपने सुपरफिशियल नाड़ी देखी, आपने डीप नाड़ी देखी, जहां पर मिनिमम प्रेशर के साथ देखी और मैक्सिमम प्रेशर के साथ देखी। अब एक बार फिर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप नाड़ी में देख क्या रही है। जब आपने सबसे सुपरफिशियल मिनिमम प्रेशर के साथ देखी और सबसे ज्यादा प्रेशर के साथ देखी, 2-3 बार करेंगे तो आपके नाड़ी के थिकनेस का अंदाजा आ जाएगा। दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, तो हमारी उंगली कितना चलती है उसका अंदाजा आता है। नाड़ी एवरेज ऑन मीडियम साइड पर अगर हम देखते हैं तो 3 mm के आसपास की होती है रेडियल आर्टरी। तो अभी हमें क्या करना है, सुपरफिशियल पे जाना है, उंगली मिनिमम प्रेशर के साथ रखनी है, और सिर्फ इंडेक्स फिंगर को, सिर्फ इंडेक्स फिंगर को, पहली बात सिर्फ इंडेक्स फिंगर को आपको 1/3 अंदर दबाना है, 1/3 अराउंड 1 mm। इतना अंदर दबाएंगे आप तो आपको नाड़ी के नीचे, उंगली के नीचे पल्सेशन लगना शुरू होगा।
तो आपको सिर्फ छोटी सी बात करनी है, ये जो टीप है इस टीप के 4 हिस्से करने हैं। नंबर 1 जो अंगूठे के तरफ का है, नंबर 2 उसके बाद वाला, नंबर 3 बीड लाइन के उस पार वाला, और नंबर 4 सबसे आखिरी छोर का। अगर ये 4 हिस्से करते हैं अब, तो हमें नाड़ी में ध्यान में रखिएगा, हमारी उंगली का जो टीप है वो तकरीबन 12 mm का होता है, और इसके 4 हिस्से करेंगे तो 3 mm का एक हिस्सा पड़ता है। तो वो कोई बहुत अजायब स्टोरी नहीं है कि आपको कैसा समझेंगे, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो आपको ये पशोपेश में न पड़ते हुए सिर्फ प्रयास करना है। नाड़ी परीक्षा ये करने की वस्तु है। नाड़ी परीक्षा आप अगर करोगे तो बहुत आसान है, नहीं करोगे सोचोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। सोचने से नहीं होता, करने से होता है। तो आप पहले तो एक एक आपने सुपरफिशियल पे रखा और सिर्फ एक उंगली को 1 mm अंदर की तरफ डाला। 1 mm एक ही उंगली। देखिए आप अगर ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं 1 mm अंदर डाल रहा हूं, मतलब कितना डिफरेंस है। मेरी इंडेक्स है वो 1 mm नीचे है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 1 mm नीचे डालना है, और आपको महसूस करना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 कहां पे पल्सेशन मिलता है। हो सकता है कि आपको पूरी उंगली पर भी मिले, 2 या 3 पे भी मिले, 1 या 2 पे भी मिले, 2 या 4 पे भी मिले, एक से ज्यादा में भी मिल सकता है। पर या तो 1 में मिलेगा, 2 में मिलेगा, 3 में मिलेगा या 4 में मिलेगा, या एक से ज्यादा में मिलेगा। तो उसको हम 5 नंबर देंगे। 5वां नंबर कौन सा? जब हमें स्प्रेड मिलता है, पहली भी नाड़ी मिलती है एक से ज्यादा में, 1 में, 2 में, या 1 में, 3 में, 1 में, 4 में, 2 में, 3 में, 2, 4 में, 2, 3, 4 में, सब में अगर ऐसी नाड़ी मिलती है तो उसको हम नंबर 5 कहते हैं। अब आप ध्यान में रखिएगा, दोषों के प्रकारों को अगर सोचोगे तो ये 5 है। प्राण जो मस्तिष्क में रहता है, उदान उरस्थानम उदानस्य नासानाभिद गलाश्चरित, समान अग्नि समीपस्था, अपान अपानगाह, और व्यान सर्व शरीरगाह। तो यही नंबर 1 को है प्राण, नंबर 2 पे है उदान, नंबर 3 पे है समान, और नंबर 4 पे है अपान। और अगर पूरे में फैला हुआ मिलता है तो वो है व्यान सर्व शरीरगाह। ये क्रम ध्यान में रखना जरूरी है। प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। 5 नंबर पर व्यान जो सर्व शरीरगाह है। तो आपको लोकेशन पता चला, प्राण का लोकेशन मिलता है तो शिरस्थान में दोषों की कार्य चल रहा है। उदान में मिलता है तो गल से लेकर शिरस्थान या इंद्रिय, प्राण इंद्रिय का भी कारक है। अगर हम उदान में देखते हैं तो गला से लेकर हृदय और फुफ्फुस का भाग जो है वो उदान में आएगा। अगर हम समान को देखें तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समान में आता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम अपान में आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा व्यान में आता है। इज इट क्लियर? तो अगर हम यही चीज आपको ऊपर उंगली ले जानी है और मध्यमा को वंथन अंदर डालना है। ध्यान में आया? मेरी एक उंगली जो मध्यमा है वो दोनों उंगलियों से थोड़ा सा 1 mm नीचे गई है। अगर मध्यमा 1 mm अंदर डाल जाते हैं तो उसमें भी आपने को 1, 2, 3, 4 और 5 ये चीज देखनी है, जिसमें 5वां नंबर जो है वो संपूर्ण शरीर का है। या मध्यमा पित्त के प्रकारों को बताती है। जैसे नंबर 1 पर पाचक पित्त, नंबर 2 पर रंजक पित्त, नंबर 3 पर साधक पित्त, और नंबर 4 पर आलोचक पित्त, और नंबर 5 पर त्वचा जो भाजक पित्त। नंबर 1 पर पाचक पित्त, जो नंबर 1 पर हमें पाचक पित्त मिलता है, नंबर 2 पर हमें रंजक पित्त मिलता है। रंजक पित्त हमें धातु परिवर्तन के बारे में, यानी धात्वग्नि के बारे में जान करती है। रंजक पित्त हमें यकृत के बारे में जानकारी देती है। साधक पित्त हमें हृदय की स्थिति बताती है और साथ में हमें मन के कार्यों के बारे में बताती है। साधक पित्त का काम है यही है, चिंतन विचार्य मुह्यम ध्येयम संकल्पम एवं च यत् किंचित मनसोध्येयम। वो सभी कार्य जो है वो साधक पित्त करती है, हृदय के आश्रय से रहते हैं। नेत्र में रवे दृष्टि का काम करती है, और भाजक पित्त पूरे त्वचा में रहते हुए कांति और वर्ण का काम करती है। तो ये हमें पहले तो वात के 5 प्रकार देखे हमने, दूसरे में हमने पित्त के 5 प्रकार देखे। अगर तीसरे में ले जाते, दोनों उंगलियां ऊपर लेके गए और हम अगर सिर्फ
सिर्फ रिंग फिंगर 1 mm नीचे लेके जाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर मालूमात मिलेगी, यहाँ पर आपको मालूमात मिलेगी कफ के प्रकारों की। रिंग फिंगर आप देखते हैं क्या, रिंग फिंगर सिर्फ 1 mm नीचे गया है। इस स्थिति में आपको आइडेंटिफाई करना है, ध्यान में रखिएगा, इस स्थिति में आपको फिर से 1 2 3 4 और एक से ज्यादा हिस्से में मिलता है तो नंबर 5। तो पहला तो है क्लेदक कफ, जो अन्न को क्लीन करने का काम करता है। दूसरा है अवलंबक कफ, जो फुफ्फुस में उरस्थान में रहते हुए हृदय और कफ का उरस्थान का अवलंबन करता है। 3 नंबर पर है बोधक कफ, जो रस ज्ञान कराता है। 4 नंबर पे है तर्पक कफ, जो हमें मस्तिष्क को पोषण कराने का काम करता है। अब ये 4 चीजें हो गई, और 5वां जो है, अगर एक से ज्यादा हिस्से में मिलता है तो वो हमें जानकारी करता है श्लेषक कफ की, जो शरीर के विभिन्न ज्वाइंट्स के बारे में हमें जानकारी देता है, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो ये 5 हो गए वात के, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। तो ये हमें लोकलाइजिंग करता है दोषों की स्थिति को, व्याधि को, निदान प्रकृति को। जहां भी हमको एब्सोल्यूट लोकलाइजेशन करना है वो काम यहाँ हो जाता है। अब आखिरी चीज को हम चलते हैं, आखिरी लेवल जो 5वीं लेवल है, वो हमें धातुओं के बारे में बताती है। आपने नाड़ी परीक्षा करते वक्त जो हमने पहले किया, हम यहाँ पर सबदोषा लेवल पे आने के लिए जो किया हमने, सुपरफिशियल गए, डीप गए, सुपरफिशियल गए, डीप गए, डीप सुपरफिशियल, डीप सुपरफिशियल, 2-3 बार फिर से करना है। फिर से आपके दिमाग में उसकी थिकनेस को रजिस्टर करना है। और फिर यहाँ पर एक एक उंगली नहीं लेके जानी है, तीनों उंगलियां एक साथ, तीनों उंगलियां एक साथ एक प्लेन में आपको 2/3 लेवल तक लेके जानी है। अब 2/3 लेवल को आइडेंटिफाई कैसा करें, 1/3 तो आपने देख लिया क्योंकि 1 mm है, अब 2 mm को जाना है। पर ध्यान में रखिएगा, इससे ज्यादा आगे गए तो आप डीप लेवल पे जाएंगे, जिससे नाड़ी बंद हो जाएगी। नाड़ी बंद होने के पहले रुकना है। आपने पहले नाड़ी बंद की है तो आपको पता है कि कितना प्रेशर लगाने पर नाड़ी बंद होती है, उससे कम प्रेशर पर। और 1/3 लेवल से ज्यादा प्रेशर पर अगर आप जाओगे तो आपको 2/3 लेवल मिलती है। इसको धातु लेवल कहते हैं। 1/3 से अधिक और 1/3 से अधिक, जैसे हमने सुपरफिशियल डीप, सुपरफिशियल डीप, सुपरफिशियल डीप किया, कि हमको ये तीनों उंगलियां एक साथ 2/3 दबानी है, जिसमें नाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए और ज्यादा अंदर जाना है। तो वहां पर आपको धातु के बारे में जानकारी मिलती है, और इसकी जानकारी बड़ा मस्त है। अगर आपको रिंग फिंगर में लगती है तो वो रस धातु के बारे में बताती है, सिर्फ रिंग फिंगर में, और कहीं नहीं लग रही, सिर्फ रिंग फिंगर में लग रही है तो वो रस धातु के बारे में बताती है। सिर्फ मध्यमा में लग रही है, सिर्फ मध्यमा में लग रही है तो वो आपको रक्त धातु के बारे में बताती है। सिर्फ इंडेक्स में लग रही है तो वो आपको अस्थि धातु के बारे में बताती है। अगर आपको मध्यमा और इंडेक्स, तर्जनी और मध्यमा दोनों में लगती है, ये दोनों में लगती है, तो वो आपको मांस धातु के बारे में बताती है। अगर मध्यमा और अनामिका में लगती है तो मेद धातु के बारे में बताती है। तीनों उंगलियों पे लगती है तो मज्जा धातु के बारे में बताती है। और सिर्फ तर्जनी और अनामिका में लगती है और मध्यमा में उतनी नहीं लगती है तो ये आपको शुक्र धातु के बारे में बताती है। अगर ये 5 स्तर हम ढंग से कैलकुलेट करें तो हम आराम से निदान तक पहुंच सकते हैं। मैं फिर से बताता हूं, तर्जनी में लगती है तो अस्थि धातु, मध्यमा में लगती है तो रक्त धातु, अनामिका में लगती है तो रस धातु, मध्यमा और तर्जनी में लगती है तो मांस धातु, मध्यमा और अनामिका में लगती है तो मेद धातु, तीनों उंगलियों पे लगती है तो मज्जा धातु, और तर्जनी और अनामिका में लगती है तो शुक्र धातु। रिमेंबर, इफ you feel pulsation only on the ring finger, it is rasa dhatu. If it is only on the middle finger, it is rakta dhatu. If it is only on the index finger, it is asti dhatu. If it is on the index and middle, it is mausa dhatu. If it is middle and ring, it is meda dhatu. If it is on all the 3 fingers, it is majja dhatu. And if it is only on the index and the ring, not on the middle, that is shukra dhatu. All the 7 dhatu. Is it okay? Now we'll do it with an example.
you will understand it is better. First thing is you get the confidence when you check your own Prakriti. If your Prakriti is right, you are doing the pulse analysis very correctly. If there is some mistake in Prakriti, then the pulse analysis is not correct. So if you are doing it correctly, then it is very easy to do it. How can you do it? Can you just write, everybody, can you write out an example? Because I can remember, you may not remember. Please write down an example. And write down point by point. In the first, immediate expression. It's a pricking pulse. Pricking pulse, regular pulse. It is full. It is warm. It's on index finger 1 plus. Middle finger 3 plus and ring finger 3 plus. Is it clear? Or it can be middle finger also 1 plus and ring finger 3 plus. Middle finger 1 plus and ring finger 3 plus. Then we go to the superficial level. In index finger, you get 2 plus with Hansagati. In middle finger, you get 3 plus with Sarpagati, and in ring finger, you get 3 plus with Hansagati. In index finger, it is 1 plus with Hansagati. In middle finger, it is 3 plus with Manduk Gati, and in ring finger, it is 3 plus with Hansagati. Is it clear? Then, in deep, you find ring finger 3 plus, middle finger 2 plus. Ring finger 3 plus, middle finger 2 plus. Then when we go to the subdosha level, it is index 2, middle 5, and ring 2. And in dhatu level, we find the pulsation in the ring finger. So anybody who want to try can ask the host permission to unmute their mic and can speak. Ring finger is Rasadhatu. Liver problem? Let us go step by step. Let us go step by step. When you have got the pricking pulse, it indicates some kind of pathology is happening. Okay. When it is pricking, it indicates a pathological condition. Number 1. Number 2, when it is a regular pulse, it indicates that cardiovascular involvement is not there. Is it clear? When it is a warm pulse, full pulse, it indicates acute condition. When it is a full pulse, it indicates acute condition. And when it is warm pulse, it indicates the presence of AMA, index and middle 1 plus, and ring 3 plus. So the predominant activity is happening in the upper part of the body. Is it clear? The first line, you have to do it separately. All the things are to be adjusted separately. So now you got a pathological condition which is predominant in the upper part of the body. Then there is AMA, it is acute condition and no cardiovascular involvement. Am I right? Now we go to the next level. Next level is superficial level. You get in index finger, that is in Vatasthana, you get mild activity of kapha. You got a Hansagati in there. There is a mild activity in Vatasthana, the activity of kapha in the Vatasthana. Then it is in the ring finger, middle finger. It is
strong activity of pitta in the pitta sthana. It is a strong activity of pitta in pitta sthana. Am I right? Is it in the matching with what I have discussed earlier for last 1.5 hours? Yes, sir. So now the third, you get to the ring finger, that is the kapha sthana, and you got a strong kapha activity. The pitta activity is also strong with pitta sthana, and kapha activity is strong in the kapha sthana. In vata sthana, there is a kapha activity. The disease is happening in the upper part of the body. Now we go to the deep level. It is indicative of kapha pittatmak prakriti, kapha pradhana kapha pittatmak prakriti. In ring finger it is 3+, in middle finger it is 2+. Am I right? Is it okay? Now we go to the next level, subdosha level. So we'll have to identify the location where it is the thing is happening. In index finger 2, that gives an understanding of udana. Index finger 2 is udana sthana, that is the chest. Something to do with the respiratory system. Number 1. Number 2, we go to the middle finger. It says 5. The skin. And the third is in ring finger. It is second, is once again is second. So that gives you an understanding of avlambak kapha. Once again, something to do with the respiratory system. The activity of kapha happening there. Right? So now we go to the last dhatu, which dhatu? You get the pulsation in the ring finger. It is a rasa dhatu. All the 5 levels are solved. So now you have a rasa ama in rasa dhatu, where there is an involvement of the upper part of the body, where there is an activity of kapha predominant in vata sthana and kapha sthana, and activity of pitta in pitta sthana. And when we talk about pitta sthana, what is being shown as a brajak pitta, the skin, as an activity. So it gives you an understanding of temperature rise in the skin. Ama in rasa dhatu, that is fever. And then something to go with the chest, where there is a congestion in the respiratory system. Udana sthana is having the kapha vikruti. So it is indicative of some kind of tridoshatmak jwaraha, where kapha dominance is very predominant along with vata, and there is a congestion. If you think of modern medical diagnosis, it is indicative of either a pneumonia or an acute bronchitis, where there is a congestion is very predominant and infective. So this kind of diagnosis can be achieved easily by the pulse. Only thing is, you need to keep it in mind. Unless you do all the 5 levels together, analyze it, and then do it, that will make a perfect diagnosis. Can I give another example? That's a quiz now. I have Please given an example. repeat the conclusion for the first example. You have to repeat it, my dear. Can you just do it, please? Yes, sure, sir. I will try. The You pricking. should try. Yeah. Yeah, the pricking. Just a minute, is sir. You have done the 5 levels, right? Yes, sir. Should I give another example, a quiz, and then there will be question answer. Okay, sir. The quiz answer should be given at the end of question answers, and there is an award from my side. I'll send you the one who is the winning. Great. The one. If there are multiple people, then Dr. Pawan Sharma, हमारे बड़े भाई साहब, वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन विजेता है. उसको हम हमारी तरफ से एक ऑनलाइन नाड़ी परीक्षा के संबंधित बेहतरीन वस्तु भेंट करेंगे, जो मैंने हाल ही में नया एक प्रेजेंटेशन और आर्टिकल लिखा है कि नाड़ी परीक्षा इन कार्डियोलॉजी. मैं उनको मेरी तरफ से गिफ्ट करूंगा, free publication gift. Please don't publish it anywhere with the request of that. So now the quiz.
Now the quiz. You got a pricking pulse. हिमांशु जी थोड़ी देर के लिए मैं जरा एक बार इतना कंप्लीट कर दूं उसके बाद. You got a pricking pulse. A pricking pulse which is irregular, which is empty, which is not warm. You get ring finger 3 plus. It is a pricking pulse, irregular, pricking pulse, irregular, empty, not warm, and in the ring finger 3 plus. In superficial, you are getting middle finger 2 plus, Sarpagati, ring finger 3 plus, Sarpagati, index finger 1 plus, Sarpagati. In deep, you got 3 plus on the ring finger. In index finger, you find number 1. In middle finger, you find number 3, and in ring finger, you find number 2, and in dhatu level, you find pulsations on all the 3 fingers. So this is a query. You can submit the answers. If not at the end of question answers level, you get Pawanji may give some time to you to answer this query. He will send me the number of the winner on my WhatsApp, so I can send him the gift. Your email ID is required. So now question answers. I am open to question answers. Please do one by one. Sir, Dr. Ark, Dr. Jayesh, Dr. Bilas, please take over the stage for question answer. Please ask if anybody has some question. अगर किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न पूछना है, तो पहले अपना नाम बताइए, इंस्टीट्यूट बताइए, उसके बाद प्रश्न पूछिए. hi sir. नमस्कार सर. सर मेरा नाम हरसिमरन है. मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला से पढ़ाई कर रहा हूँ BMS की 4th ईयर में. Okay. सर मेरा प्रश्न है कि जो आपने पहली एग्जांपल दी उसमें आपने जो सुपरफिशियल एक्सप्रेशन में मिडल 3 प्लस मंडूक गति बोला था. नहीं, मैंने रिपेयर किया था उसको, आपने बाद में शायद सुना नहीं. हाँ, सुपरफिशियल में 3 प्लस मंडूक गति बताया था, बराबर है. हाँ जी सर. तो सर वो पित्त की इतनी स्ट्रॉन्ग अपने पित्त के स्थान में ही प्रकोप हुआ है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस क्या नहीं है? क्योंकि अंत में कंक्लूजन ये था कि कफ और वात विकृति है बॉडी में. हाँ, तो बिल्कुल है, पर अगर ज्वर आता है तो बिना पित्त के ज्वर नहीं आता है. उष्मनो बिना ज्वर कभी नहीं आएगा. उष्मना ये जो काम है वो पित्त का कार्य है. त्रिदोषज ज्वर हो जाएगा. सन्निपात का मतलब त्रिदोषज ही होता है. यस सर. हाँ, सन्निपात का मतलब त्रिदोषात्मक. ओके सर. सर जो सेकंड क्वेश्चन आपने भेजा है उसका आंसर कैसे सेंड करना है? यही 5 लेवल में सेंड करना है. एट द एंड आप बता सकते हैं, अगर आपने किया हो तो ऊपर स्टेज वाइज बताना पड़ेगा, स्टेप वाइज. नहीं तो आप पवन जी को पूछ लेना कि वो अगर किसी, आप ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9819232755, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. 9819232755 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आसानी से इसे आपको जब आप जिसके आएंगे उसमें से मैं पवन को भेज दूंगा, उसमें से वो जो सिलेक्ट करेंगे निकाल कर या जैसे भी. Sir, myself Dr. Sharma. I am staying in Singapore, but I have passed my BMS from ANU Tibia College, Delhi. कि हमको बताया गया था कि नाड़ी परीक्षा करते वक्त खाली पेट परीक्षा करनी चाहिए. तो क्या हम बिल्कुल. हाँ, तो पेशेंट आएगा तो हम उसको बुलाएं, या कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हम रैंडमली भी कर सकते हैं? मैं आपको बात बताऊं, हम लोग महानगरों में प्रैक्टिस करते हैं. मैं मुंबई में करता हूँ,
पवन जी कलकत्ता में करते हैं, और भी लोग दिल्ली वगैरह जैसे जगह पर करते होंगे। तो नाड़ी परीक्षा के लिए खाली पेट बुलाना एक नामुमकिन जैसी बात है। मेरा अपना मानना है, मैं फिर से बात करता हूँ, मेरा अपना मानना है कि नाड़ी परीक्षा हमको तब करनी चाहिए जब रुग्ण हमारे पास आता है। हम कौन सी परीक्षा है कि जो विशिष्टावस्था में करते हैं? जब हमें किसी प्रकार की आशंका निर्माण होती है, जहां हमको खातरी नहीं होती है कि हम ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, हमें जो मिल रहा है वो मैच नहीं होता है, तो सभी प्रक्रिया को कम करने के लिए हमको पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा, और फिर उसे नाड़ी परीक्षा सवेरे जाकर करनी पड़ेगी सूर्योदय के समय पर। ये इसलिए की जाती है क्योंकि नाड़ी में से हम दोषों की परीक्षा करते हैं, और दोष एवर चेंजिंग फोर्सेस है। उसमें आपको अहोरात्रि भुक्तानाम तीनों के अंत मध्य आदि का क्रम में होगा, वय के आदि अंत मध्य और आदि के क्रम में चेंज होगा, ऋतु के अनुसार चेंजेस होंगे, आपने खाने में जो पदार्थ बदले हैं उसके कारण से चेंजेस होंगे। तो आपको चेंजिंग होने वाली प्रक्रिया है वो। तो आपको अगर ये नाड़ी परीक्षा कभी भी करनी है तो आपको आपके ऋतु का, आहार के काल का, आहार के पदार्थों का, दिन के काल का, रात्रि के प्रहर का, उम्र की अवस्था का, सबका इकट्ठा ध्यान रखना है, उसमें से नाड़ी परीक्षा करनी है। तो आप कभी भी नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, अगर ये आप पूरा साइकिल ध्यान में रख सकती है तो। डिफिकल्ट है सर, तो कोशिश करेंगे। है कि आपको नहीं वो आसान है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप दिल्ली में रहिए तो शायद पता नहीं, पर हमारे मुंबई में रहने वाले लोग या दिल्ली में भी, अगर आप एयरपोर्ट के नजदीक रहते हैं, नए चले जाते हैं एयरपोर्ट के नजदीक रहने के लिए, वो बड़ा डिस्टर्ब होते हैं वो फ्लाइट की आवाज से। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय जो आवाज आती है उससे बड़ा डिस्टर्बेंस रहते हैं शुरुआत के दिनों में, या रेल लाइन के बगल में जो लोग रहते हैं वो शुरुआत के दिनों में बड़ा डिस्टर्ब होते हैं, कि उसके साथ उनको आवाज सहन नहीं होती है, तो बात करना मुश्किल होती है। पर जैसे जैसे दिन समय निकलता है उनको उसकी आदत पड़ जाती है। इसका आसान सिंपल तरीका यह है कि आप अपनी खुद की नाड़ी दिन में 25 बार देखो, और 2-4 लोगों की नाड़ी और दिन में 25 बार देखो, तो आपको नाड़ी में दिन भर में होने वाले बदलावों का अंदाजा आ जाएगा। खाने पीने का, उम्र की अवस्था का, प्रकृति का ध्यान अलग अलग रखेंगे तो एक थोड़ी सी आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी। जैसे हम पहले दिन स्टेथोस्कोप डालते हैं और हार्ट पे लगते हैं तो लब डब नहीं सुनाई देता, कुछ आवाज सुनाई देता है, उसको लब डब में कन्वर्ट करना और उसको डायग्नोस्टिक ऑस्कल्टेशन में कन्वर्ट करना, ये हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखते हैं। वैसे ही नाड़ी परीक्षा के साथ है, आपको नाड़ी के पल्सेशंस को आइडेंटिफाई करना है पहले, और उस आइडेंटिफिकेशन को आपको एनालॉग करना है, एक्लमटामाइज करना है उसके साथ जो दिन भर में होने वाले बदलाव है, और फिर नाड़ी परीक्षा करेंगे तो आप कभी भी कर सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि नाड़ी परीक्षा जब रुग्ण आवे तभी करना चाहिए। हम बाकी परीक्षा जब रुग्ण आवे तभी करते हैं, तो नाड़ी परीक्षा को क्यों अलग से करेंगे? और ऐसा होता तो परीक्षा करते वक्त कहते वो कि नाड़ी परीक्षा सिर्फ खाली पेट करनी चाहिए। खाली पेट करना ये हमारी सहूलियत है, रुग्ण की नहीं। सर थोड़ा प्रेगनेंसी के पल्स पे भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे? तो आप मुझे थोड़ा सा एनडीटी एक्ट में लेके जाना चाहते हैं? नहीं बस सिंपल ये कि प्रेग्नेंट और लेडी और नॉर्मल इंडिया में बैन है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। पर मैं लिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, जबकि वो भी जान सकते हैं। हाँ? आपको नाड़ी परीक्षा करने में एक अलग पद्धति से प्रेग्नेंट नाड़ी की परीक्षा करनी पड़ेगी। देखो, प्रेग्नेंट नाड़ी दो रुदा होती है, तो नाड़ी जब आप देखते हो तो आपको ड्यूअल फीलिंग मिलती है, हमेशा ध्यान में रखना। पहला एक पल्सेशन मिलता है और बाद में दूसरा पल्सेशन मिलना शुरू होता है उसी जगह पर, ये दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। पर एक और तरीका है, आसान तरीका, वसंत लाड जी बताते हैं जिसको, उस परंपरा से है ये। उसमें क्या करना, आपको कनिष्ठिका जो है आपकी छोटी उंगली का बेस ऑफ कनिष्ठिका जो है, हियर कैन यू सी दिस, you have to feel the pulsation there. If you find the pulsation there, you have to see on both the hands, remember. If you find the pulsation there, it is indicative of pregnancy. Otherwise you don't find pulsation in the base of the little finger. You have to catch hold of it in the index and middle thumb and then feel it. If you find it a pulsation there, it is indicative of pregnancy. And then
Further, as you go deep, you can find it out whether it is the first trimester, second trimester, or third trimester. If you do go more deep, you can find out which month it is going on. And if you go further deep, you can find out which what the fetus is. Yeah. Next, please. One more question. I was expecting this. I have one question, sir. Sir, it is said that we are in the third level, we are trying to understand the prakriti of the person, but when the patient is coming to us, we are not getting the normal prakriti because he has come in a state when his prakriti has been vitiated because of the rog that he is coming with. So how will I diagnose the prakriti in the stage of rugan? When the patient is coming in a disease condition, so how will I know when the patient is coming to me for the first time? I have never seen him before. So how will I assess the prakriti in a Vikriti state? Thank you, sir. What alters is the superficial pulse. What alters is the superficial pulse and the immediate expression. What alters is the subdosha levels and the dhatu levels. The prakriti level, the deep level remains the same and the constant. You know, there is a verb. The water at the base of the river is very stable. इवन आप गंगा में भी जाएंगे, हरिद्वार में, जहाँ ऊपर आप सतह जो है बहुत तेज चलती है, आपको निचली सतह पर संथता मिलेगी। समुद्र का भी सबसे गहरा पानी जो होता है वो बिल्कुल हिलता नहीं है। अगर सुनामी भी आती है तो ऊपरी सतह पर आती है, नीचे कुछ नहीं होता। आपको मैं साधारण उदाहरण देता हूँ। पानी आप कभी उबालने रखे तो आप देखेंगे कि ऊपरी लेवल जो है वो हिलता है, तो नीचे के लेवल में बहुत स्टेबिलिटी रहती है। प्रकृति जो डीप लेवल है वहां पर चेंजेस बहुत लेट होते हैं। अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है और बहुत डिवास्टेटिंग इलनेस है तभी प्रकृति लेवल में चेंजेस आते हैं। अमूमन नॉर्मल कोर्स में प्रकृति लेवल में चेंजेस नहीं आते हैं। तो जब भी आपके अवस्था आपके पास रुग्ण आता है, वो विकृत अवस्था में भी आता है तो भी उसकी प्रकृति में जो आपको मिलता है वो आप उसको प्रश्न पूछकर उसको कंफर्म कर सकते हैं ना। अगर आपको नाड़ी में प्रकृति में पित्त मिलता है तो आप उसे पूछ सकते हैं क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है। वात प्रकृति में मिलता है तो उनको आप पूछ सकते हैं कि क्या आप काम तेजी से करते हैं, चलते कौन से स्पीड से। कफ प्रकृति आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसकी आवाज से, उसके डील डोल से आपको समझ में आ जाती है। ये कंफर्मेशन के लिए नाड़ी परीक्षा है जी। थैंक यू सर। हेलो सर, कोई आपकी बुक सर पब्लिश हुई है जो हम लोग जिसको और अच्छे से पढ़ने के लिए? हाँ, मेरी बुक पब्लिश्ड है। मेरा एक पुस्तक है पल्स डायग्नोसिस इन कंप्यूटर एज, which is in its 4th edition, which is almost going to get sold out. उसका नेक्स्ट एडिशन 5th एडिशन ड्यू था अभी, ये कोरोना के कारण से थोड़ा डिले होगा, सितंबर में आएगा। एक हमारी बुक है वर्क बुक फॉर पल्स डायग्नोसिस वर्कशॉप। एक हमारी सीडी है मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम इन पल्स डायग्नोसिस। हमारा पेन ड्राइव मिलता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव पल्स डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा है। मेरी बाकी किताबें जो विषय में, ये नंबर है मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया, इस पे आपकी रिक्वायरमेंट डाल देंगे तो कैसे मिलेगी इसके बारे में बता पाएंगे। पर मैं माफी चाहूंगा कि लॉकडाउन तक आपको भेज नहीं पाऊंगा। नहीं, ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? शर्मा सर। हाँ जी हाँ बोलिए, कोई तो भी एक जन बोलिए। मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा गोरखपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। और मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने अभी बताया कि पित्त की प्रधानता से ही फीवर होता है। हेलो हेलो के इन्वॉल्वमेंट की सिवा प्रधानता नहीं कहा मैंने, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। पित्त के इन्वॉल्वमेंट के सिवा ज्वर आना, आप कहते हैं कि अगर हम बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदासुर रसादुखा ये संप्राप्ति को भी समझते हैं तो कोष्ठाग्नि का मतलब है कोष्ठ के अंतर्गत रहने वाला पित्त। वो जब बहिर्निरस्य होगा, जो अग्नि बहिर्निरस्य होगा तभी जाके ज्वरदा होगा। ज्वरदा उष्णता होनी है, उष्मना पित्त शूल वात के बिना नहीं, पूय कफ के बिना नहीं और उष्मना पित्त के बिना नहीं। ये तो चीजें हम सीखते आए हैं और ये शास्त्र सिद्ध है। ये तो है, ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो संक्रमण, जैसे आज जो वायरस का संक्रमण है वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे हो रहा है संक्रमण इसका, और फीवर इसका प्राथमिक लक्षण है। हेलो मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो जो फीवर इसका प्राइमरी जो लक्षण है वो फीवर ही है इसका।
और इसे कफ की प्रधानता हो रही है इसमें। तो ऐसी कंडीशन में मैं कोविड की बात कर रहे हैं तो मैं बात करूं कुछ। हाँ, कोविड की ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। कोविड की संप्राप्ति अगर ढंग से देखेंगे हम, कोविड की संप्राप्ति को अगर हम ढंग से देखेंगे तो पहले फीवर ही आता है ऐसा कतई नहीं है। आज 70% of the patients which are found in India are asymptomatic. Number one. Number two, the first symptom which you get is irritation in the throat. So, and then it is followed by the fever. And now certain new symptoms also have been added recently. Day before yesterday, we got an reports that there are multiple symptoms which are new. But the end symptom is not only the congestion because of the cough which is happening in the lungs. It is more drastic is the bleeding happening in the organs, and multi-organ failure is one of the prominent reasons for death. Not only the airway blockage is the reason for the death. That is also a reason for the death. The plug, the cough becomes plug. It is a predominant productive cough which has been dried up. पिछलता जाकर स्टैंपता आ गई कफ में, तो वो बंद करता है एयरवेज को। ये कारण था शुरुआत के दिनों में, इस पे ध्यान दिया गया। पर जैसे जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते गए तो पता चला कि यहाँ पर मृत्यु जो हो रही है मेजोरिटी लोगों में ऑर्गन मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण से हो रही है, और उसका कारण है हीमोग्लोबिन का डिसइंटीग्रेट होना। और हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट होने के कारण से पेशेंट में ये प्रक्रिया मिलती है जो बाकी कहीं नहीं मिलती। अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं, नॉर्मली अगर हमारा पल्स ऑक्सीमीटर बताता है कि हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द आर्टरीज इज अराउंड 95%, तो हम ब्रेथलेस हो जाते हैं, गास्पिंग करते हैं। पर यहाँ पर तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि पल्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वाज 75 एंड दे वर नॉट ग्रास्पिंग बिकॉज द हीमोग्लोबिन लेवल वाज सो डिस्टर्ब इन द बॉडी दैट डिड नॉट एक्सेप्टेड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट और द गिवन बाय प्रेशराइज ऑक्सीजन देने से भी फायदा नहीं हो रहा था। और यही प्रक्रिया जाने मानी गई है, और इसीलिए भी वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद भी डेथ हो रही है। आपका हीमोग्लोबिन का टूटना, उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होना और ऑर्गन में ब्लीड होना, ये अपने आप में पित्त की इन्वॉल्वमेंट बताता है। अब आएगी बात ये ज्वर की, ये तो अभिसंगत ज्वर है निश्चित रूप से। अगर हम इसको भूताभिसंगत ज्वर में के रूप में लेंगे तो भूताभिसंगत ज्वर भी जो है वो एक सन्निपातिक ज्वर है। कफवात प्रधान सन्निपातिक ज्वर की भी बात करेंगे तो हम अपने आप पित्त की अनुषंग इसमें आएगा ही, ऐसा नहीं होगा। और कफ प्रधानता के साथ शुरू होने के बाद ये फॉर्चुनेटली लैटर स्टेज ऑफ द डिसीज कंडीशन इट इज टर्निंग आउट टू बी एन पित्ता कंडीशन। अगर आप सबको उसको शांति से सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और बाकी रिपोर्ट्स अगर देखेंगे तो ये बड़ा डिवास्टेटिंग है। अगर कफ प्रधान होता, वसंत ऋतु में होने वाला सामान्य ज्वर होता कफ प्रधान ज्वर, तो इसको कैसे भी आराम से निपटाया जा सकता था। इतना आसानी से निपटाया नहीं जाता है। जब ये आगे वाले कंडीशन में जाता है तो पित्त की इन्वॉल्वमेंट होकर डेथ होती है। अगर पित्त की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो डेथ का प्रमाण बहुत कम होगा। पित्तवात की इन्वॉल्वमेंट होती है, कफ की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कफ को हम सीतोपालादि से कंट्रोल कर सकते थे। ज्वर को हम मैंने तो एक दवा बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जोर शोर से रिकमेंड की थी, वो है चिराकीन 64 नाम की जो दवा है। वो मैंने बहुत पहले दिन, जिस दिन हमको पता चला उस दिन हमने कहा कि इस तरीके के ज्वर में अगर हम कोई दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो चिराकीन है। और हम दूसरी दवा इस्तेमाल करें जो त्रिशूल है, जो त्रिभुवन कीर्ति और महासुदर्शन चूर्ण का कॉम्बिनेशन के रूप में है। बहुत शानदार काम करती है, हमने काफी लोगों में याद दिया है और उसका बेनिफिट भी है। पर क्या अब तो नया WHO का कुछ रिपोर्ट आता है कि ये शाकाहारी लोगों में कम पाया गया है। अभी कुछ जगह पर हमने एक ग्रुप के साथ बात की थी, महर्षि आयुर्वेद के जो लोग हैं, यूरोप में इतना डिवास्टेटिंग कंडीशन हुआ है पर महर्षि आयुर्वेद के लोग इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें बहुत सारी थेरीज आएगी, जैसे जैसे ये नॉवेल डिसीज है, अभी तक हमको किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ये जैसे जैसे डिसीज का पूरा ब्यौरा आएगा हमारी नैदानिक प्रक्रिया पूरी होगी। आज हम सिर्फ अनुमान करते हैं, और मैं भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी मेरे मित्रों से कि हम कभी भी किसी भी बीमारी को आयुर्वेद की किसी वर्णित बीमारी को क्यों ढूंढेंगे। आयुर्वेद हमको कोई सिर्फ वर्णित बीमारी, जब चरक खुद ही कहता है कि बीमारियां तो असंख्य हो सकती है, यहाँ पे हम कुछ नमूने के रूप में दिए हैं, तो ये हम वर्णित बीमारी के साथ न ढूंढते हुए इसको नए प्रक्रिया से ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमें लगता है। मैं आशा करता हूं कि मैंने मेरा कोई ज्यादा वक्तव्य नहीं दिया हो। अगर मेरे से कुछ अलग बात कर दी गई हो तो मैं सबसे माफी चाहता हूं, और आप सबसे इसी के साथ धन्यवाद के साथ विदा लेता हूं।
बहुत 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 धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा। डॉक्टर संजय छाजर जी हम लोग को बहुत अच्छा एक नॉलेज डिस्कशन सेमिनार किया। हम लोग चाहेंगे उनसे फिर मिले इसी प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल आज का सेशन डॉक्टर शर्मा के इंस्पिरेशन से और उनके सपोर्ट से बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट सेशन का लिंक सबको शेयर किया जाएगा, वो 5 तारीख को है। और आज के लिए यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जय आयुर्वेद, जय हिंद। धन्यवाद।